गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खंड खा खंड खा की पहली इकाई तरंग प्रकाश की का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो मैं थोड़ा तरंग के बारे में जो आप 11वीं क्लास में पढ़े आए हैं उसकी पहले पुनरावृत्ति करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको ये तरंग प्रकाश की बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम समझते हैं तरंग के बारे में। तो प्रकाश की को अलग करके पहले तरंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी तरंग क्या होती है? तरंग देखिए, किसी माध्यम में अग्रसर होती हुई विक्षोभ की श्रृंखला, किसी माध्यम में अग्रसर होती हुई विक्षोभ की श्रृंखला बिना अपना स्वरूप बदले हुए आगे बढ़ती है, उसे हम तरंग कहते हैं। हम 11वीं क्लास में पढ़ करके आए हुए हैं। किसी माध्यम में अग्रसर होती हुई विक्षोभ की श्रृंखला जो बिना अपना स्वरूप बदले हुए आगे बढ़ती है, तरंग कहते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये तालाब है, तालाब के शांत पानी में, यानी तालाब का शांत पानी में अगर हम कोई एक पत्थर का टुकड़ा डालें, ये मान लीजिए तालाब है, इसमें पानी भरा है, तालाब के शांत पानी में यहाँ पर हमने मान लीजिए एक पत्थर का टुकड़ा डाल दिया, तो तालाब के किनारे पर एक हलचल यानी क्या है, एक विक्षोभ जिससे का डिस्टरबेंस उत्पन्न हो जाएगा। और वो डिस्टरबेंस क्या करेगा, यानी वो विक्षोभ क्या करेगा, निरंतर आगे की तरफ यानी किनारों की तरफ इस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसे हम तरंग कहते हैं। तो ये अपना बिना स्वरूप बदले हुए आगे की तरफ उस माध्यम में बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा, जिसे हम तरंग कहते हैं। इसका एक उदाहरण और समझ सकते हैं। एक रस्सी को खूंटी से बांध लें और उसको दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ करके हिला दें, तब भी उसमें डिस्टरबेंस पैदा हो जाएगा, जो कि खूंटी तक बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इसको हम कहते हैं तरंग। अब तरंग है, तो तरंग यानी यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंग जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। तो तरंगों के प्रकार समझने से पहले आपको एक चीज और समझ लेनी है, और वो है कि जब किसी माध्यम में तरंग संचरण करती है, यानी जब किसी माध्यम में तरंग गमन करती है, तो क्या माध्यम के कण भी आगे गति करते हैं? देखिए, तो इसको हम क्या करते हैं, ये तालाब के उदाहरण से बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए तालाब में यहाँ हमने पत्थर डाला, यहाँ डिस्टरबेंस विक्षोभ उत्पन्न हुआ, तो यहाँ तालाब की एक जगह पर क्या कर देते हैं, हमने कोई कॉर्क या लकड़ी का बुरादा रख देते हैं। तो जब ये विक्षोभ क्या होगा, इसके यानी कॉर्क के पास आएगा, तो कॉर्क आगे नहीं बढ़ेगा, कॉर्क अपने स्थान पर ही ऊपर नीचे होने लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी माध्यम में तरंग गमन करती है, तो माध्यम के कण आगे गति नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं, वो अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करने लगते हैं। एक्चुअली इसमें होता ये है कि जब यहाँ पर हम पत्थर का टुकड़ा डालेंगे, तो पत्थर का टुकड़ा अपनी जो वो गति ऊर्जा है वो पानी के कण को दे देगा, और पानी का कण क्या करेगा, जैसी ऊर्जा मिलेगी इस कण को मिलेगी, तो वो अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करने लगेगा। फिर ये ऊर्जा इस वाले को ट्रांसफर कर देगा, चारों तरफ इस तरह से वो ऊर्जा का क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, और वो कण ऊर्जा लेके अपनी साम्यावस्था के क्या करेगा, इर्द गिर्द कंपन करने लगेगा। ये क्रम आगे तक चलता रहता है, लेकिन माध्यम के कण आगे गति नहीं करते। तो यहाँ ये बात आपको क्लियर हो गई कि तरंग संचरण जो होता है, तो माध्यम के कण अपनी साम्यावस्था के इर्द गिर्द कंपन करने लगते हैं, वो आगे गति नहीं करते हैं। इस प्रकार की जो तरंगें हैं ये यांत्रिक तरंगें हैं, और यांत्रिक तरंगें होती हैं दो प्रकार की। तो पहला जो प्रकार है वो है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अब देखिए
अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगें वे होती हैं जिनमें माध्यम के कण तरंग संचरण की जो दिशा है उसके लंबवत कंपन करते हैं। जैसे तालाब है, जैसे रस्सी है, तो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत जब कंपन होंगे तो उन तरंगों को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। किस तरह से, जरा देखिए मैं दिखाता हूँ। ये इनकी साम्यावस्था है। इस तरह से ये मतलब तरंग, ये तरंग संचरण की दिशा है। तरंग संचरण, तरंग संचरण, ये तरंग संचरण की दिशा है और ये माध्यम के कण के, ये इसकी साम्यावस्था है। इस तरह से कंपन करते रहते हैं। और अनुप्रस्थ तरंगों में यहाँ ये चीज और समझ लीजिए, इसका ये जो भाग है इसको हम कहते हैं सुरंग, सुरंग, और नीचे वाले भाग को कहते हैं गर्त। सुरंग और गर्त के रूप में कंपन होते हैं और ये इसकी क्या है? ये इसकी साम्यावस्था है। तो ये हो गई हमारी अनुप्रस्थ तरंगें। और दूसरी तरंगें क्या होती हैं? दूसरी तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें, अनुदैर्घ्य तरंगें। तो अनुदैर्घ्य तरंगें वे तरंगें होती हैं जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। तो जैसे स्प्रिंग वगैरह में उत्पन्न तरंगें, तो इसमें कंपन कैसे होंगे? जैसे मान लीजिए देखिए इस तरह से, तो अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन क्या होते हैं? जिधर तरंग संचरण करती है यानी जिधर तरंग गमन करती है उसी दिशा में कंपन होते हैं। तो यहाँ मैंने अनुदैर्घ्य तरंगों के कंपन दिखा देते हैं। तरंग संचरण की दिशा भी यही है, कंपनों की दिशा भी यही है। तो ये जो दूर दूर कंपन होते हैं इनको बोलते हैं हम विरलन, विरलन, और पास पास कंपनों को कहते हैं हम संपीडन, संपीडन। तो ये हुए हमारे विरलन, संपीडन, फिर क्या हो गया? ये विरलन, फिर संपीडन। इस तरह से अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन होते हैं। तो ये जानकारी दी मैंने आपको तो तरंगों के बारे में, यांत्रिक तरंगों के बारे में, यानी अनुप्रस्थ तरंगें और अनुदैर्घ्य तरंगें और किस तरह से इनमें कंपन होते हैं। अब हम पढ़ते हैं, समझते हैं तरंग प्रकाशिकी। यानी तरंग प्रकाश की क्या होता है? यानी यह है प्रकाश की नेचर, यानी प्रकाश की नेचर कैसी होती है इसके बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए। पहले डेकार्त ने बताया कि प्रकाश की जो नेचर है वो एक कण है, और उसी बात को न्यूटन ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि प्रकाश जो है व्यवहार करता है वो एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो यानी प्रकाश की नेचर क्या है? वो एक कण की तरह है। तो इस तरह से न्यूटन ने अपने एक कणिकावाद का सिद्धांत बताया था। उसके बाद सन 1678 में वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश की नेचर कैसी है? वो एक तरंग की है। यानी प्रकाश जो है क्या है? वो एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। जिस तरह तरंग किसी माध्यम में आगे बढ़ती है उसी तरह प्रकाश किसी माध्यम में तरंग की तरह यानी तरंग के समान गमन करता है। तो ये बात हाइगेंस ने अपने प्रयोगों के आधार पर 1978 में बताई, यानी न्यूटन के सिद्धांत के ठीक अपोजिट हो गई। उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है? एक कण के स्वरूप है। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश क्या है? एक तरंग की तरह व्यवहार करता है और किसी स्रोत से निकलता है तो एक तरंग के रूप में निकलता है। फिर यहाँ ये बात आई कि कैसे निकलता है? तब उन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसी तरह से जो तरंग किसी माध्यम में गमन करती है वो इतने ही वेग से गमन करती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी माध्यम में चलती हैं, किसी माध्यम में गमन करती हैं। फिर यहाँ ये बात आई कि भाई प्रकाश अगर तरंग है, यानी प्रकाश का स्वरूप अगर तरंग का स्वरूप है तो फिर प्रकाश तो निर्वात में भी गमन करता है। तो तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे मैंने माध्यम की थोड़ी देर पहले बताया, पानी है या रस्सी है या स्प्रिंग है, कोई जो भी माध्यम है, तो तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी यानी एक सर्वमान्य माध्यम बताया। कौन सा? ईथर।
यानी कि एक माध्यम जो होता है वो ईथर होता है। ये क्या है, प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। इस ईथर का उन्होंने बताया घनत्व कम होता है, घनत्व कम यानी ना के बराबर, और प्रत्यास्थता अधिक होती है। प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो ईथर हर एक माध्यम में समा जाता है, जिससे प्रकाश उसमें आसानी से ट्रेवल कर सकता है। तो हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश एक कण न होकर के क्या है, तरंग है, और तरंग संचरण के लिए जिस वेग से प्रकाश गमन करता है उसी वेग से तरंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड वेग से गमन करती है। तो उसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब उन्होंने एक सर्वव्यापी माध्यम क्या बताया, ईथर बताया, जो हर एक इतना है कि भारहीन, मतलब हर एक माध्यम में समा सकता है। तो उसमें प्रकाश फिर आसानी से ट्रेवल कर सकता है। ईथर का घनत्व बहुत कम होता है। उन्होंने ये भी बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर पड़ करके हमारी रेटिना में जब आती है तो रेटिना में एक संवेदना, हमारी आंख रेटिना पर पड़ती है तो वहां पर एक संवेदना व्यक्त करती है, जिससे हम उस वस्तु को देख सकते हैं। तो और जो प्रकाश की तरंगें हैं वो अलग अलग रंग के लिए उनका तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है। ये बात न्यूटन ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताई। तो हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर बताई कि 1978 में कि प्रकाश क्या एक तरंग है और तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तब उन्होंने बताया यहाँ पर एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर है, और प्रकाश उसी वेग से गमन करता है जिस वेग से प्रकाश की चाल होती है। और प्रकाश की तरंगें किसी वस्तु पर टकरा करके जब हमारी आंख की रेटिना पर गिरती है तो आंख में एक संवेदना व्यक्त करती है, जिससे हम उस वस्तु को देख पाते हैं। अलग अलग रंग के लिए प्रकाश की तरंगें अलग अलग होती है। ये हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। तो ये कभी कभी पूछा जाता है, तो इसमें आपको इतना लिखना है। अब इन्होंने जब बताया कि भाई हाइगेंस का तरंग सिद्धांत में जो प्रकाश की तरंगें चलती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि किसी माध्यम में जब वो माध्यम के कण कंपन कर रहे होते हैं, तो अगर वो माध्यम के कण समान कला में हो और समान कला वाले कंपनों का अगर हम एक पृष्ठ बना दें, तो जिसे हम क्या कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। तो अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं तरंगाग्र। तो देखिए तरंगाग्र क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह से अभी समझते हैं। अब हम समझते हैं बच्चों तरंगाग्र। तो हम तरंग समझ चुके हैं, तो तरंगाग्र समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको देखिए मैं किस तरह से तरंगाग्र, ये मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत है, बिंदु प्रकाश स्रोत है, तो यहां से किरणें निकलती हैं किसके रूप में, तरंग के रूप में। और बना दीजिए तो तरंगाग्र। तो हाइगेंस ने बताया कि किसी माध्यम में प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, तो उसमें समान कला वाले जो कण, पहले कला समझ लीजिए, समान कला क्या होती है। जैसे मैंने आपको अनुप्रस्थ तरंग बताया था, किस तरह से, इस तरह से कंपन हो। समान कला का मतलब है ये जो माध्यम के कण है, जैसे ये है, तो समान कला का मतलब है उसकी स्थिति, यानी कण की स्थिति और दिशा, यानी उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा क्या है। जैसे मान लो मैंने ये कण एक माना, तो ये कहां पर है, मध्यमान स्थिति में। दूसरा कण ये है, ये भी कहां पर है, मध्यमान स्थिति में। तो इनकी स्थिति और दिशा समान है। क्यों, कहां पर है, ये मध्यमान स्थिति में। थोड़ी देर बाद देखेंगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो इनकी कला बदल जाएगी, फिर ये समान कला में नहीं होंगे। अगर इस कण को ले, इसको ले, तो ये क्या है, समान कला में मध्यमान स्थिति। या मान लो मैं सरंग पर कोई कण कहीं भी ले ले, एक उनकी यानी स्थिति और दिशा दोनों समान होनी चाहिए, इनको बोलते हैं हम समान कला। तो अब जैसे मान लो ये कण ले लिया मैंने, ये कण ले लिया, या सरंग या गर्त है मान लो, तो गर्त में कोई दूसरा कण ले लिया, तो उनकी स्थिति भी समान होनी चाहिए और दिशा भी समान होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम समान कला। तो हाइगेंस ने यही बताया
कि अगर किसी माध्यम में कण अगर कंपन कर रहे हैं तो वो समान कला में हो, और समान कला में करने वाले कंपनों का हम क्या खींचते हैं, एक पृष्ठ खींच दें तो वो तरंगाग्र कहलाता है। किस तरह से देखिए, ये मैंने यहाँ पर एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से ये प्रकाश की किरणें दिखा रखी है, लेकिन प्रकाश की किरणें किस तरह से मानी उन्होंने, तरंग के रूप में। तो मैं इन्हें तरंग के रूप में खींच के दिखाता हूं। मैं अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण ले लेता हूं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। तो किस तरह से देखिए, ये मैं अनुप्रस्थ तरंग दिखा रहा हूं। ये थोड़ी वैसी होगी, देखिए। तो यहां से प्रकाश निकला तरंग के रूप में, मैंने थोड़ा सा शो कर रखा है। अब यहां पर देखें, अगर हम मान लो मध्यमान स्थिति देखें सब इन तरंगों की, तो इसकी मध्यमान स्थिति मान लो ये है, इसकी मध्यमान स्थिति ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, इसकी ये है। तो यहाँ पर कण कैसे होंगे, समान कला में होंगे, उनकी दिशा भी समान है, उनकी स्थिति भी समान है। तो इनको मिला करके मैं एक काल्पनिक पृष्ठ खींच दूं, तो ये इस तरह से, ये मध्यमान को ये, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, तरंगाग्र। यानी इंग्लिश में इसको वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र। तो अगर मान लीजिए मैं और देखो, अगर मैं मान लो इसका क्या ले रहा हूं, अगर इस बिंदु पर मैंने ले लिया, मान ली इसका क्या है, गर्त वाला पॉइंट है, इसका गर्त वाला नीचे का, इसका नीचे का ये गर्त है, गर्त, इसका ये गर्त, इसका गर्त, और इसका नहीं खिंचा है, चलिए इसको हटा दें। तो इसके अगर इनको मिला दूं समान कला वाले ये, तो ये कहलाएगा हमारा तरंगाग्र। तो तरंगाग्र की परिभाषा लिख लीजिए, जब किसी तरंग कोई माध्यम में गमन करती है तो माध्यम के कण समान कला में हो, और समान कला वाले कणों का अगर हम एक पृष्ठ खींच दें तो जिसे हम तरंगाग्र कहते हैं। अब ये तरंगाग्र होता है हमारे कितने प्रकार का, ये समझेंगे। तरंगाग्र होता है 3 प्रकार का। तो उसमें नंबर 1 देखिए, 3 प्रकार का तरंगाग्र होता है। तो पहला होता है इसमें गोलीय तरंगाग्र। गोलीय तरंगाग्र क्या है, प्रकाश स्रोत कैसा, बिंदु स्रोत हो। ये जब बनता है जब प्रकाश कैसा हो, बिंदु स्रोत हो, बिंदु स्रोत हो। तो तरंगाग्र समिति को मैंने तरंगाग्र की जो डेफिनेशन समझाई वो बिंदु स्रोत से ही समझाई थी। तो यहाँ पर मान लीजिए एक बिंदु स्रोत है, तो यहाँ से ये प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं, और प्रकाश की तरंगें चारों दिशाओं में निकलेंगी। तो इन पर मान लीजिए समान कला वाले कंपन इस बिंदु पर है, जो मैंने इसमें डेट दिखा रखा है। तो इनको अगर मिला दें तो इनको मिलाने वाला जो प्रश्न है ये क्या कहलाएगा, ये कैसा तरंगाग्र ना, गोलीय तरंगाग्र प्राप्त हो जाता है। अब हम तो ये हो गया हमारा गोलीय तरंगाग्र। और दूसरा तरंगाग्र वो है कौन सा, बेलनाकार तरंगाग्र। बेलनाकार तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र। इसमें कैसे क्या होता है कि स्रोत जो कैसा होता है, रेखीय स्रोत होता है। रेखीय जैसे एक क्षण है, ये कोई मान लो प्रकाश की क्षण है, ये प्रकाश दे रही है चारों दिशाओं में। तो इसका अगर हम तरंगाग्र खींचे तो किस तरह का मिलेगा, समान कलमाल ये है। तो इसको इस तरह से, एक इस तरह से, अगर प्रकाश रेखीय है तो हमें इस तरह से बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त। जैसे ये बिंदु है तो इसका मान लो तरंगाग्र खींचे तो ये आ जाएगा। ऐसे कहीं भी किसी बिंदु पर खींचे तो हमें बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। जो ये कब प्राप्त होता है, सेकंड, जब प्रकाश कैसा हो, रेखीय हो। जब प्रकाश रेखीय हो तो हमें तरंगाग्र ऐसा प्राप्त होता है, बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। अब तीसरा तरंगाग्र वो है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र देखिए, नंबर 3 समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र किस तरह से होगा, प्रकाश इस समतल तरंगाग्र में प्रकाश कैसा भी हो, चाहे रेखीय प्रकाश हो
या बिंदु प्रकाश हो। नंबर 3 है समतल तरंगाग्र कैसा ही हो। मान लीजिए ये बिंदु स्रोत है या रेखी हो, यहां से मान लीजिए प्रकाश की किरणें चली, तो इसका ये मान लीजिए तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र है, ये मान लीजिए स्रोत है, स्रोत प्रकाश स्रोत, और यहां से तरंगे प्रकाश की तरंगों के रूप में चलता है। अब क्या होगा, इसकी दूरी बढ़ती चली जाए तो मान लीजिए थोड़ी देर बाद क्या स्थिति बनेगी, इसकी मान लो ये त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी तरंगाग्र की, इसकी मान लो ये चला आगे और चलो आगे और आगे। अब होगा क्या, ये स्थिति होगी कि जैसे जैसे मान लो दूरी बढ़ती चली जाएगी, त्रिज्या बढ़ती चली जाएगी, इसकी वक्रता घटती चली जाएगी। मान लो क्या है, जैसे इस तरह तो ये बढ़ता और बड़ा आगे और बड़ा आगे और बड़ा आगे और बड़ा आगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो तरंगाग्र कैसा हो जाएगा, समतल हो जाएगा। जब ज्यादा दूरी हो जाएगी तो तरंगाग्र कैसा प्राप्त हो जाएगा, समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। तो उसकी क्या स्थिति होगी, यानी इसकी त्रिज्या बढ़ती चली जाती है, वक्रता घटती चली जाती है, तो एकदम समतल तरंगाग्र हो जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाएगी जिसे हम कहते हैं समतल तरंगाग्र। इस तरह से एक और खींच दीजिए तो हमें समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा। यानी जब बहुत अनंत से प्रकाश आ रहा हो तो हमें कैसा तरंगाग्र मिलता है, समतल तरंगाग्र मिलता है। अब हम इसके आगे देखते हैं हाइगेंस का तरंगिकाओं का द्वितीयक सिद्धांत। तो अब हम समझते हैं हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। तो 1978 में हाइगेंस ने बताया था कि जब किसी माध्यम में तरंग गमन करती है तो माध्यम के कण समान कला में कंपन करते हैं। उन समान कला वाले कंपनों का एक पृष्ठ खींच दिया जाए जिसे तरंगाग्र कहते हैं। और ये बिंदु स्रोत है तो उसका तरंगाग्र कैसा होता है, गोलीय होता है। और जब वो दूरी बढ़ती जाती है तो वही तरंगाग्र कैसा हो जाता है, समतल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने अभी अभी आपको तरंगाग्र में समझाया है। तो हाइगेंस ने अपने द्वितीयक तरंग सिद्धांत में यही बात बताई, 3 बात बताई थी। तो पहली बात में उन्होंने यही बताया था कि किसी माध्यम में जब तरंग संचरण करती हैं तो समान कला वाले जो कंपन होते हैं, उन समान कला वाले कंपनों को अगर एक पृष्ठ खींच दिया जाए जिसे तरंगाग्र कहते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से फिर दूसरी प्रत्येक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नए स्रोत की तरह कार्य करता है। जो तरंगाग्र प्राप्त हुआ उस तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करता है। यानी उससे भी तरंगें निकलने लगती हैं और उन तरंगों में भी, वो चारों दिशा में निकलती हैं, उन तरंगों में भी वही गुण पाए जाते हैं जो प्राथमिक तरंगों में पाए जाते हैं। प्राथमिक तरंगों जैसे वो प्रकाश की चाल से चलेंगी, जैसे वो आंख की रेटिना पर संवेदना व्यक्त करेंगी, अलग अलग रंगों के लिए तरंग दैर्घ्य अलग अलग हो, यानी वो सारे गुण तरंगों में प्राप्त होंगे जो प्राथमिक तरंगों में पाए जाते हैं। तो ये इन्होंने बात बताई किसमें, दूसरी बात। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई कि अगर तरंगाग्र का किसी क्षण हम तरंगाग्र का एक अन्य तरंगाग्र प्राप्त करना चाहें तो उस क्षण हम उन तरंगों का एक क्या खींचे, एक अनवलोक माने उन पृष्ठों को मिलाते हुए एक पृष्ठ खींचें तो वो उस क्षण एक नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है वो जरा थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, उसको मैं समझाता हूँ। जैसे ये मान लो बिंदु स्रोत है और यहाँ से प्रकाश की किरणें मान लीजिए निकल रही हैं। इन किरणों का मान लीजिए ये क्या है, ये तरंगाग्र है। तो इन तरंगाग्र पर, इस तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मैंने कुछ बिंदु कंसीडर कर रहा हूं, प्रत्येक बिंदु पर नई तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, नया प्रकाश स्रोत उत्पन्न हो जाता है। और ये प्रकाश स्रोत फिर क्या करता है, तरंगों के रूप में आगे बढ़ने लगता है। इन तरंगों में वही गुण पाए जाते हैं जो इन प्राथमिक तरंगों में होते हैं। तो और इन तरंगों को अगर हम एक नया तरंगाग्र प्राप्त करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम देखेंगे किसी क्षण, जिस क्षण हम प्राप्त करना चाहते हैं उस क्षण, यानी अगर मान लो 1 सेकंड में तरंग द्वारा
तरंग द्वारा तय दूरी मान लो क्या है, v है। तो t सेकंड में, जिस क्षण में करना चाहते हो, t सेकंड में तय दूरी क्या आ जाएगी, b गुणा t। तो हम क्या करें, इस पर b गुणा t त्रिज्या के क्या खींच दें, गोले खींच दें। जैसे मान लीजिए एक गोला ये हो गया, एक ये हो गया, ये गोला हो गया, b गुणा t त्रिज्या के इस पर गोले खींच दें और इन गोलों को मिलाकर स्पर्श करता हुआ एक पृष्ठ खींच दें, तो ये नए तरंगाग्र को व्यक्त करता है। एक पृष्ठ हम पीछे भी खींच सकते हैं, लेकिन हाइगेंस ने इसको नहीं माना था, क्योंकि तरंगें किधर, आगे की ओर बढ़ती हैं। इसी तरह अगर ये तरंगाग्र मान लीजिए तरंगाग्र गोली है, आगे चल के कैसा हो जाएगा, समतल तरंगाग्र हो जाएगा, तो उसमें इसको किस तरह से प्राप्त करेंगे, उसमें तो उस समय इसकी स्थिति कैसी होगी, इस प्रकार की कुछ स्थिति बन जाएगी। ये समतल तरंगाग्र प्राप्त हो जाएगा इनको स्पर्श करता हुआ। और उन्होंने ये बताया कि ये जिस दिशा में ये तरंगाग्र चलता है उसे हम किरण कहते हैं, और किरण की दिशा क्या होती है, इस तरंगाग्र के लंबवत होती है, यानी किरणें तरंगाग्र के लंबवत होती हैं। और समांग माध्यम में क्या होगी, इनकी किरण और तरंगाग्र की स्थिति कैसी होती है, लंबवत प्राप्त होती है। और जो तरंगाग्र, जो द्वितीय तरंगाग्र हमेशा कैसा प्राप्त होता है, गोलीय तरंगाग्र ही प्राप्त होता है। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि प्रकाश क्या है, एक तरंग है और प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है। इस तरंग की तरह व्यवहार के आधार पर हाइगेंस ने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की भी सफलतापूर्वक व्याख्या करी। इसमें प्रकाश का तरंग सिद्धांत भी पढ़ा कि प्रकाश तरंग के रूप में व्यवहार करता है और इनके तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता वो ईथर होता है, और प्रकाश किसी से टकराकर क्या आंख में जाती है, रेटिना पर पड़ती है तो संवेदना व्यक्त करती है। और द्वितीयक सिद्धांत में क्या पढ़ा कि जो तरंगाग्र है समान कला वाले कंपनों को मिला करके एक पृष्ठ खींचे तो वो तरंगाग्र कहलाता है, और तरंगाग्र के प्रत्येक पृष्ठ से नई तरंगें निकलती हैं जिनमें वही गुण पाए जाते हैं जो प्राथमिक तरंगों में होते हैं। और इस तरह से ये तरंगें तरंगाग्र के रूप में आगे बढ़ती हैं, और जिस दिशा में तरंगाग्र बढ़ता है उसे हम किरण कहते हैं, और समांग माध्यमिक किरणों की दिशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। धन्यवाद।